द एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 9th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारा थर्ड ट्रेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके लिए सबसे पहली डेफिनेशन दी है। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम एंथैल्पी को एनर्जी भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने एंथैल्पी दिया, इसलिए मैं एंथैल्पी लेके चलता हूं। कहीं जगहों पे आपको एग्जाम में भी एनर्जी भी लिख के आएगा, तो वो भी सही है, ये भी सही है। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी इज द एनर्जी देखो ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। किस लिए यूज होती है? रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये एनर्जी यूज होती है। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। पर किस फॉर्म में? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब जो मेरा स्टेट होता है एटम का वो गैसियस होना चाहिए, और गैसियस तो होना ही चाहिए पर वो आइसोलेटेड भी होना चाहिए। आइसोलेट मतलब सेपरेट, उसके आसपास कुछ नहीं। ठीक है, लॉकडाउन में सब लोग आइसोलेट हो चुके थे, जो भी क्वारंटाइन थे उसको आइसोलेशन कहते थे हम। ठीक है, तो आइसोलेट गैसियस एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, मतलब उसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे वो एटम होना चाहिए। उस एटम की एनर्जी फर्स्ट स्टेट होनी चाहिए, वो ग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे वो एटम होना चाहिए, ये डेफिनेशन कहती है। देखो डेफिनेशन यही कहती है, मैं एग्जांपल लेके दिखता हूं। एटम को लेना, एटम को लिया है हमने और उसमें क्या किया? एनर्जी ऐड की। कौन सी एनर्जी की? आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसको डेल्टा आई एच कहता हूं मैं। इसको मैंने डाल दिया, क्या होगा? एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एटम कैटायन की तरह एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही है वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले रिमूव करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल को हम आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, और उस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद उस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगेगी या जो भी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पोटेशियम का एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो पोटेशियम दिया मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी के सारे कैसे है? कोर इलेक्ट्रॉन है। देखो अब मैंने पोटेशियम को लिया, इसको एनर्जी दी डेल्टा आई एच दी, और मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है पोटेशियम पे और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कहां से होगा ये इलेक्ट्रॉन रिमूव? पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में से होगा, सब ऑर्बिटल में से होगा, इस 4s1 में से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरा पहला शेल है, यहाँ पे मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ठीक, ये तीसरा शेल है, और ये मेरा चौथा शेल है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 8 + 8 + 2 = 18 प्लस बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ का है? 4s1 का है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? 4s1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, जो एनर्जी हमें लगी है इस इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम से निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब यहां तक तो ठीक है। देखो जो पोटेशियम है उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो बुक में दी है एनसीईआरटी की, वो क्या दी है? देखो डेल्टा आई एच इज इक्वल टू 419 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्या है इसका? किलो जूल मोल इनवर्स, ये है इसका यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू मैटर नहीं करती, आपको याद नहीं करनी है। बस आपको ट्रेंड्स पूछा जाते हैं कि ये मेरे एलिमेंट से बताओ कौन से फैक्टर में से आपको फैक्टर पता करने होंगे, और उसके बारे में उसको ट्रेंड्स के हिसाब से आप किस तरह से अरेंज करोगे। एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को किस तरह से करेक्टली ऑर्डर में अरेंज करोगे, वो आपको याद करना है। इसके हर एक की आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा दिया है, जो मेरा लास्ट ऑर्बिटल है, लास्ट शेल है, लास्ट शेल में से मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। अब एक बात और, जो ये डेल्टा आई एच दिया है इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसको सिर्फ आई एच क्यों नहीं दिया? ठीक है, इसको डेल्टा ही क्यों दिया? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा आई एच क्यों दिया? क्योंकि ये चेंज होता है।
हमें एग्जैक्ट क्यों नहीं पता, चेंज ही क्यों पता है, क्योंकि हमें उसका जीरो का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ये कहां से एंथैल्पी स्टार्ट हो जाती है वो हमें पता नहीं होता। बस हम क्या बता सकते हैं, दो में से डिफरेंस बता सकते हैं। इस डेल्टा एटॉम के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो एनर्जी का हम डिफरेंस ही बता सकते हैं। इसीलिए हम इसको चेंज इन कहते हैं, चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई का मतलब होता है आयोनाइजेशन, एच का मतलब होता है एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल पोटेशियम का। ठीक, अब मान लो एक और फिनोमेना आता है जहां हम यहाँ पे मल्टीपल आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। ये तो हो गई, अगर कहीं पे आपको कुछ भी नहीं दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप इस तरह से निकालोगे कि मेरा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने रिमूव कर दिया। किस तरह से कर दिया, पहले तो मैंने उस सोडियम और पोटेशियम एटम को मैंने गैसियस स्टेट में लिया, उसको आइसोलेट करके लिया, ग्राउंड स्टेट में लिया, फिर उसको एक एनर्जी दी, वो थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उस एनर्जी को देने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद मेरा पोटेशियम के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे तो हमें एक ही टाइप का हमने पैटर्न पढ़ा, पर यहाँ पे मल्टीपल आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी शो हो रही है। और किस तरह से मल्टीपल आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो होती है वो मैं एक एग्जाम्पल के, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में बता के की कोशिश करूंगा। मान लो मेरा X एक एटम है, X एक एटम है, और उस X को मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी। अब यहां मैं डायरेक्ट दिखाता हूं, X को मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी और इसका कन्वर्जन मैंने X प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में कर दिया। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस X का एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसी को लिया, इस X पॉजिटिव को लिया जहां से मेरा ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और इसको फिर से मैंने एनर्जी दी और इसको X प्लस 2 में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। ठीक है, X प्लस 2 को मैंने लिया, फिर से एनर्जी दी, फिर से मेरा X प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। देखो यहाँ पे जो हो रहा है, जैसे हमने पोटेशियम का देखा था, पोटेशियम का हमने जैसे देखा था, एटॉमिक नंबर 19 था। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने एनर्जी दी और K पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। सेम कंसेप्ट मैंने X के फॉर्म में लिखा, पर यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर K पॉजिटिव को लिया और वहां से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, K प्लस 2 हुआ और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ठीक, यही लूंगा मैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ वैसे ही किया, X प्लस 2, इसको फिर से एनर्जी दी, यहाँ से K प्लस 3 बना और ये आया। देखो अब यहां तक तो सीधी सीधी बात थी, ट्रेजेडी यहां से स्टार्ट होती है। ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस फॉर्म में लगने वाली ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक, ये होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, ये होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। क्योंकि हम तीसरी बार लगा रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहां होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। जब आपको मतलब नोटिफाई करके नहीं दिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी है, तो आप सीधा फर्स्ट लगाओगे। पर अगर मैंने बताया कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप इसको लेके चलोगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इसको लेके चलोगे। ठीक है, फोर्थ तो इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, K प्लस 3 गिव्स K प्लस 4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है कि सर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर से जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर से जाता है। पर देखो बात क्या है कि मुझे ये पता करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी। मान लो ये जो मेरा पोटेशियम है, यहां पे मैंने निकाला था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे फिर से 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन था। सबसे पहले वाले आयोनाइजेशन एनर्जी में, एंथैल्पी में मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया था। ठीक है, मान लो ये आपके सारे दोस्त हैं, ये सारे के सारे आपके दोस्त हैं, और ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये आपका थोड़ा सा फॉर्मल फ्रेंड है। ठीक है, इसके साथ आप उतना क्लोजली बाउंडेड नहीं हो जितना इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है कि आपके ग्रुप में से अगर एक बंदा कहीं जाने की कोशिश करता है या जा रहा है और आपको उससे थोड़ा सा फायदा हो रहा है, मतलब आपके ग्रुप को स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि ये बंदा सारे ग्रुप को डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पे, तो आप इसको जाने दोगे।
ठीक है, जाने दोगे, इससे ग्रुप भी स्टेबल रहेगा, मेरा पूरा का पूरा फ्रेंड जोन भी स्टेबल रहेगा, और ये वैसे भी मेरा सिर्फ फॉर्मल फ्रेंड था, कहने के लिए दोस्त था, तो वो चला गया। तो इसके साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी इतनी अच्छी नहीं थी कि इसको निकालने के बाद मेरे को बहुत तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, और मेरा फायदा भी हुआ क्योंकि मेरे ग्रुप को स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने दिया। पर देखो, जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करता हूं, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करता हूं तो मुझे इस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, और तब देखो ये सारे मेरे दोस्त है, और दोस्त ये किस टाइप के दोस्त है कि उनके साथ बैठने के बाद कुछ बातें नहीं होती, पर उनके साथ बैठने के बाद बस अच्छा लगने लगता है, वो टाइप के दोस्त है, ये क्लोज सर्कल है मेरा मतलब लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां पे इसमें से अगर कोई गया तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करता है तो मैं बैटल करता हूं, मैं उसे जाने नहीं देता, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को लेके जाना है तो मेरे से उसको अपोज करना पड़ेगा, मैं उसको डिफेंड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगने वाली है IE1 में, ये तो पहले से बाहर था, ठीक है, ये अपना था ही नहीं, ये सिर्फ सपना था। तो ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मुझे लेके किसी को देना है तो मुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये मेरे अंदर का पोर्शन है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये चला गया, ठीक है। अब ये जब चला जाएगा तो इसमें भी हमें हायर एनर्जी वाला ही देखना है, सेकंड रो में जिसमें हायर एनर्जी होगी वो निकल जाएगा, फैक्टर को देखेंगे आप तो हम बताएंगे कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी सेकंड, ठीक है। अब मुझे थर्ड निकालना है। अब मैंने ऑलरेडी मैं अपना एक बंदा गवा चुका हूं, एक अपना क्लोज फ्रेंड में गवा चुका हूं, और मैं उतना दर्द बेयर नहीं कर सकता खुद के अंदर कि मैं और भी एक दोस्त गवा सकूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने जितना फाइट किया उससे ज्यादा मैं यहाँ पे फाइट करता हूं, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी पर हालांकि जो यहाँ पे एनर्जी मैं दे रहा हूं, इन दोनों को जो मैं लालच, वो आगे वाला बंदा लालच दे रहा है, शायद वो पैसे हो या और कोई चीज हो, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपके दोस्त को तोड़ने का काम कौन कर सकती है, सिर्फ एक बंदी कर सकती है। तो ये जो बंदी है या ये बंदी है, इनका इन्फ्लुएंस आपके फ्रेंडशिप से भी ज्यादा है, तो ये भी चला गया। पर देखो यहाँ पे जो इस E2 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी था, उससे आपको यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी गवा चुका था मैं अपना दोस्त, तो और एक गवाने के लिए मैं और डिफेंड करता, क्योंकि मैं उतना मतलब फिर मेरे और दोस्त चले जाते और मेरा फ्रेंड जोन और छोटा हो जाता। तो यहाँ पे भी सेम होता है, जो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है थर्ड, वो सबसे ज्यादा होती है किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, एंड उससे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको अगर मैंने बोला कि पोटेशियम है और पोटेशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, या उन तीनों का ऑर्डर किस तरह से होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप इस तरह से बता सकते हो। इसी का नहीं, पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम का ट्रेंड जो होगा वो सेम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मतलब गवर्न करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं वो देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फैक्टर से पहले देखो, मैं जब इस डेल्टा IH की बात करता हूं, चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, यहां पे हम एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। दोनों के बीच में दूरियां कितनी है, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, फर्स्ट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, सेकंड स्टेट में, वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो हमेशा के लिए ये डेल्टा IH की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, देखो क्यों पॉजिटिव होगी। यहां पे मैं बात कर रहा हूं डेल्टा IH की। अगर मान लो मेरे पास एक एनर्जी है सिस्टम में, एक सिस्टम है मेरे पास ये, और सिस्टम में एनर्जी ले रहा है, सिस्टम एनर्जी ले रहा है मतलब एब्सॉर्ब कर रहा है या गेन कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि एनर्जी मेरी अंदर जा रही है, अंदर का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक हो रहा है प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एंडो का मतलब होता है अंदर जाना, गेन करना, और इसी का मतलब होता है जो एनर्जी है वो यहाँ पे सिस्टम में बढ़ रही है, एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है, तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसी केस में अगर मैंने कहा कि एनर्जी रिलीज हो रही है,
या लूज हो रही है तो उस फॉर्म में एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाना या बाहर पड़ना, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एग्जिट करना, एग्जिट मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जहां पे एक्सोथर्मिक आता है वहां पे मेरी सिस्टम एनर्जी लूज कर रही है, इसी का मतलब नेगेटिव, लूज करना। और यहाँ पे अगर मेरा सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और हमेशा के लिए क्या होता है, डेल्टा आई एच का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन। यहां से हम देखेंगे सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, अप्रोक्सीमेटली 5 फैक्टर यहां पे काम करते हैं एक साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इजी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, n की वैल्यू, इसको हम शेल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं शेल नंबर भी लिखा होगा तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। शेल नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही होता है। n की वैल्यू गवर्न कर रही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर टॉप टू बॉटम आप चाहोगे तो शेल्स ऐड होते जाएंगे। अगर शेल इंक्रीज हो रहा है, मान लो यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने लिथियम लिया, एक शेल इंक्रीज हुआ, फिर मैंने पोटेशियम लिया, मेरा और एक शेल इंक्रीज हुआ। यह हाइपोथेटिकल बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे शेल इंक्रीज होना, ये जो शेल इंक्रीज होते जाते हैं, इसी का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक, मतलब टॉप टू बॉटम मेरी साइज जो है एटम की वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और इसी की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब मान लो कि यहां से उस इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ये दूर होगा, ये थोड़ा दूर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन दूर न्यूक्लियस से उतना उसको निकालना आसान, ठीक है। आपसे अगर कोई दूर है तो उसको निकालना बहुत आसान होता है, अगर आपके कोई क्लोज है तो उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो फॉरेन बॉडीज होती है उसका इंटरफेयर इतना आपके क्लोज रहने वाले बंदी के पास नहीं होता है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मेरी n की वैल्यू अगर बढ़ रही है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, n की वैल्यू अगर मेरी बढ़ रही है तो मेरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, यहाँ पे घट रही है। क्यों, क्योंकि अगर मेरा शेल बढ़ गया तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो भी कम लगेगी। इसी का मतलब जिस तरह से मेरा n की वैल्यू बढ़ेगी उस तरह से मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी घटेगी। n की वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कम रहेगा, और अगर आपका इंटरेक्शन आपके दोस्तों के साथ कम रहेगा तो वो कहीं और अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वो निकल जाएंगे आपकी जिंदगी में से। तो यह हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो फैक्टर मेरा गवर्न कर रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद, वो है Z इफेक्टिव, और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये हमने पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमने फार्मूला देखा था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हमने इसकी डेफिनेशन कौन की वहां पे एग्जांपल के साथ मैंने पढ़ाया है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, ये दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। तो देखो ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर और ये होता है Z वैल्यू। इसको हम इस तरह से करते हैं, इस सिग्मा को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को या शील्डिंग इफेक्ट को हम कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, मैंने उस दिन बताया था, ठीक है, मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया है सब। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। मान लो मेरा जो Z इफेक्टिव है वो बढ़ना मतलब क्या होना, या मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी उसके हिसाब से बढ़ना क्या होता है। देखो यहाँ पे Z इफेक्ट का मतलब ही क्या है कि मेरे इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना कंट्रोल है, मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे इस न्यूक्लियस का कितना कंट्रोल है, और इसी को हम कहते हैं Z इफेक्ट।
और मान लो अगर इस पे कंट्रोल अगर ज्यादा होगा, इस जेड इफेक्ट का कंट्रोल, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल अगर ज्यादा होगा तो ये निकलना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये निकलना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी का मतलब क्या है कि मेरी जेड इफेक्ट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो मुझे देने की जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी देने की जितनी जरूरत पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो सेकंड फैक्टर क्या है मेरा, जेड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। देखो मेरा जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो क्या है, थर्ड पॉइंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसके पहले मैं ये लेता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट मैंने ये भी पढ़ाया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम सिग्मा कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मान लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिए, इंटरनल कोर इलेक्ट्रॉन्स लिए। कोर इलेक्ट्रॉन लिया मैंने 1s2, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके कोर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं करने देते। ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को मान लो मेरे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है, शील्डिंग इफेक्ट किसे वो कहते हैं ये बताने वाला हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कौन कम करता है, ये इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। मान लो आप कोई फंक्शन में गए हो और वहां पे सलमान खान आपको मिलने के लिए आया है, या उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आया है। जब सलमान खान स्टेज पे चला जाएगा या वॉक करता रहेगा स्टेज के तरफ, तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आएंगे, और वो बॉडीगार्ड जो होते हैं, उन बॉडीगार्ड ने 10 लोगों को अंदर आने की परमिशन दे दी, 10 लोगों को अंदर आने की परमिशन दे दी। बॉडीगार्ड कितने हैं यहाँ पे, ये जो सलमान खान है न्यूक्लियस मेरा, इस सलमान खान के 2 बॉडीगार्ड्स है, शेरा एंड शेरा 2, शेरा 1 एंड शेरा 2 ने उनको नजदीक आने की मतलब परमिशन दे दी। कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे दी, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। अब देखो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैमरामैन से, ठीक है, ये कैमरामैन से ये सराउंड कर रहे हैं सलमान खान को, और सलमान खान को 2 बॉडीगार्ड भी कैमरामैन से थोड़ा सेपरेट रख रहे हैं। मतलब सबसे नजदीक कौन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेरा 1 एंड शेरा 2। उसके बाद हमारे 8 इलेक्ट्रॉन जो सारे के सारे कैमरामैन से, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे आता है, अगर मैं यहां से और लोगों को बुलाऊं तो क्या होगा, ये जो 8 कैमरामैन से वो आगे किसी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको सलमान की फोटोज लेनी है, तो वो उनको और पीछे ढकलते रहेंगे, और इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी काम करता है। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको ये शील्ड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसका इंटरेक्शन कम करते हैं। और जब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि शील्डिंग इफेक्ट में अगर इंटरेक्शन में यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट शो हो रही है, और इसी इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मेरा इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर पाएगा, ठीक है, इजीली रिमूव कर पाएगा। और इसके बेसिस पर हम ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट लिखते हैं। मान लो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d है एंड f है, तो s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा शील्डिंग होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्लोज होगा, तो मुझे एनर्जी जो लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो लगेगी सबसे ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वो लगेगी s ऑर्बिटल में, फिर p में लगेगी, फिर d में लगेगी, फिर f में लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन जो है s ऑर्बिटल का वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे नियर होता है। इन सब में से सबसे दूर कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का इंटरेक्शन कम होता है न्यूक्लियस के साथ एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद फास्फोरस का होता है, उसके बाद डी ऑर्बिटल का होता है, उसके बाद एफ ऑर्बिटल का होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ये हर जगह पे होता है क्या, अगर मेरे पास 3s है और 4s है, 3p है और 4p है, तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं। यहाँ पे एक चीज है कि इसकी n की वैल्यू सारे की सेम होनी चाहिए।
n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं मानता हूं कि ये 4s है तो ये 4p 4d 4f होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस तरह से इफेक्ट करता है ये हमने देखा है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो बात कर रहे हैं ये s की कर रहे हैं। 4s अगर होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा तो ही हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे 3s एंड 4p को हम कंपेयर नहीं करते हैं। ये 3s एंड 4p को कंपेयर कहां से करते हैं हम, कौन सा फैक्टर गवर्न करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गवर्न करता है। तो ये हो गया मेरा थर्ड फैक्टर जहां पे मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। फोर्थ फैक्टर देखो मेरा क्या है। अब मैं अगर इसी में मैंने आपको पूछा कि बताओ 3s है, 4s है, सॉरी 3s है, 3p है, 3d है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें है, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें होगा, जहां पे 3d ऑर्बिटल होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। और एनर्जी किसको सबसे ज्यादा लगेगी, 3s को एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि s ऑर्बिटल में स्फेरिकल इन शेप सबसे ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होता है, वो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्क्रीनिंग इफेक्ट की। जो मेरा फोर्थ फैक्टर है वो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ फैक्टर है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, और वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से अगर मुझे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा लगती है, ठीक है। यहां पे मान लो मेरे पास p ऑर्बिटल है या s है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है या डबल इलेक्ट्रॉन है। इस केस में मुझे एनर्जी ज्यादा लगती है किसके कंपैरिजन में, अगर मेरे पास यही p है और यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड, इसमें इन दोनों में से एनर्जी इसको कम लगेगी, इनको एनर्जी ज्यादा लगेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको ज्यादा लगेगी, इसको कम लगेगी। यही होता है d ऑर्बिटल में भी। सेम यहां पे अगर मैंने d लिया तो यहां पे अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दी तो इसकी एनर्जी, इसको लगने वाली एनर्जी इससे कम ही होती है, क्योंकि ये एक तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो उसकी एनर्जी, उसके लिए लगने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये है मेरा फोर्थ फैक्टर। एंड द लास्ट फैक्टर इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझाने के टाइम पे मैंने बताया था कि n की वैल्यू बढ़ी तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन घटता है। इसी का मतलब n की वैल्यू अगर बढ़ने लगी तो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का भी सेम होगा। अगर एटॉमिक रेडियस मेरी बढ़ गई तो साइज बढ़ जाएगा, तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ का इंटरेक्शन कम होता जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेक्शन कम होता जाएगा। जैसे साइज बढ़ती जाएगी का क्या मतलब है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी, और उसी हिसाब से मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। मतलब एटॉमिक रेडियस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये घटती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ फैक्टर। अब हम देखेंगे इन्हीं 5 फैक्टर को ग्रुप्स में देखेंगे एंड देन पीरियड्स में देखेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन भी 1-2 जगह पे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो हमने ट्रेंड्स फैक्टर पढ़े हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के 5, वो 5 के 5 फैक्टर्स को हमें यहाँ पे यूज करना है ट्रेंड्स में। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड देखने हैं पीरियोडिक टेबल में। किसके बेसिस पर, जो हमने अभी 5 फैक्टर कवर किए थे उसके बेसिस पर देखने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं देखने वाला हूं कि ग्रुप्स में क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किस तरह से वेरिएशन आता है ग्रुप्स में। सबसे पहला ग्रुप लिया मैंने हाइड्रोजन फैमिली, जहां पे मैं लेता हूं खाली
ना थी रब से फरियाद। लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबिडियम लिया, सीजियम लिया एंड फ्रांसियम लिया। अब यहाँ पे देखो जो लिथियम से यहाँ पे अगर आप आओगे तो n की वैल्यू 1 से बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमने अभी फैक्टर में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा बढ़ रहा है तो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घट रही है। क्यों घट रही है? मान लो मेरा लिथियम यहाँ है, एक शेल और ऐड हो गया, मेरा यहाँ पे हो गया, सोडियम मेरा इस तरह से हो गया, मतलब शेल ऐड होता चला गया, मेरे न्यूक्लियस से मेरे इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, और उस डिफरेंस की वजह से मेरे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही उस बंदी के साथ नहीं है, तो आपको छोड़ने के लिए क्यों सोचेगी? अगर इंटरेक्शन है तो वो आपके बारे में सोचेगी। तो यहाँ पे देखो जो लिथियम से आप सोडियम में आ गए, सोडियम में से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, यहाँ पे हर एक स्टेप पे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा बढ़ता है वैसे वैसे मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। फैक्टर नंबर 1 जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। क्यों पढ़े हमने फैक्टर? एनसीईआरटी में नहीं दिए थे पर हमने फिर भी पढ़े, क्योंकि हमें यहाँ पे उन सबको यूज करना है, ठीक है। तो अब ये पहला पीरियड हो गया, अब सॉरी पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। ये पहला कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। पहले ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी और जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं, वो टॉप टू बॉटम मेरी क्या हो रही है? टॉप टू बॉटम मेरी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डिक्रीज कर रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। तो ये तो हो गया मेरा पहला ग्रुप। सेकंड ग्रुप देखो, जहां पे मैं बेरियम के बारे में बात करता हूं, बे वा का सर बा रा, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड है। जो लिथियम की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद रुबिडियम की, उसके बाद सीजियम की, देन फ्रांसियम की। मतलब अगर आपको ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम is greater than sodium, then greater than potassium, then rubidium, then cesium and then francium। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आएगा, मैं लास्ट में उस एग्जांपल को लूंगा। तो यहाँ पे भी आप वही लिखोगे, बेरियम सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, उसके बाद बेरियम एंड देन लास्ट रेडियम। तो यह हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। ये मेरी एनर्जी के ऑर्डर है, किसकी एनर्जी की? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की या आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर है ग्रुप नंबर सेकंड में। मतलब इसका जनरली हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर जनरली ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है? मेरी टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि वहां पे मेरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, और उस दूर जाते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से उस न्यूक्लियस का, उस इलेक्ट्रॉन की जो होल्डिंग कैपेसिटी थी या कंट्रोल था वो कम होता जा रहा है, और उसके वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो रहा है। और जिस चीज को हम इजीली रिमूव करते हैं उसके लिए उतनी ही कम एनर्जी लगती है, जितना इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उतनी कम एनर्जी उसको रिमूव करने के लिए लगती है। इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्रुप्स का फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे पीरियड के बारे में बात करूं, पीरियड में देखो क्या होता है। जो मेरा फर्स्ट पीरियड है, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के मेरा सेकंड जो पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें यहां पे देखना है लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप। ये पीरियड है हमारा, पीरियड नंबर सेकंड। यहां पे हमें देखना है कि लेफ्ट टू राइट लिथियम से नियॉन तक हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि लेफ्ट टू राइट हमारा साइज डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि सेम सबशेल में मेरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, और जिस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे उतना मेरा साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। जेड इफेक्ट का हमने कंसेप्ट पढ़ा, मतलब जेड इफेक्ट भी यहां पे लगा है। और एक चीज लगी है यहाँ पे,
मैं अगर इसकी बात करूं एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे 1s2 2s2, देखो ट्रेजेडी यहां पे आएगी, यहां पे 1s2 2s2 2p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p4, यहां पे 2p5, बाकी सब सेम, यहां पे 2p6, यहां पे 10 इसका एटॉमिक नंबर है। नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनर्ट सबसे ज्यादा अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी तो वो नोबल गैस के लिए लगती है, क्योंकि ये स्टेबल है। जितने ज्यादा स्टेबल जितनी अच्छी उन दोनों की बॉन्डिंग है, उनको ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एंड न्यूक्लियस की बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं, एक भी खाली पोर्शन यहाँ पे बचा नहीं है। इसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और स्टेबल गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लिथियम बेरिलियम बोरॉन की। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो यहाँ पे एनर्जी तो कम लगेगी, 2s1 का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 है। अब देखो ये जो 1s2 2s2 है, यहाँ पे जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आया, मतलब कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से, और यहाँ पे 2p1 आया, मतलब यहाँ पे तो मेरे ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, पर ये जो मेरा p है वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज्यादा इजी बन जाता है। और इसी को हमने कहा था कि फैक्टर कौन सा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे यूज हो रहा है। मेन फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रहा है, उसके बाद z इफेक्ट यूज हो रहा है। तो देखो जो मेरा यहाँ पे 2p का इलेक्ट्रॉन है वो इजी निकलता जाएगा, तो मेरा लिथियम तो सबसे कम होगा। लिथियम को निकालने के लिए जो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो सबसे कम रहेगी। उसके बाद मेरा आएगा बोरॉन, क्योंकि उसमें 2p1 एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है। फिर मैं 2s2 की बात करूंगा क्योंकि वहां पे मेरा बेरिलियम है। फिर इधर आ रहा हूं मैं कार्बन की तरफ। कार्बन देखो, नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन देखो, ठीक है। कार्बन तो मैंने लिख लिया, 2p2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आओ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अगर नाइट्रोजन देखोगे आप तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड 2p3, इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तीनों ऑर्बिटल में, और यहाँ पे 2p4 है। अब जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये जो अभी का फिलहाल ऑर्बिटल है 4 इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा है वो स्टेबल होता जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का जाना ही आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप आपकी जिंदगी में कुछ कर पाओ अच्छा ढंग का। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लगता है, यहाँ पे जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे पहले आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, एंड देन फ्लोरीन आएगा, ठीक है। फ्लोरीन क्यों आएगा देन, उसकी साइज बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन की बहुत होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आगे हम पढ़ने वाले हैं 4.0 सबसे ज्यादा होती है पीरियड टेबल में। और उसके बाद आएगा स्टेबल इनर्ट गैसेस, जिसे हम नियॉन कहते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में देखें तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, मतलब लगने वाली इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी जो है वो मेरी ज्यादा लगती जा रही है। जनरली कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलते हैं कहां पे, बेरिलियम एंड बोरॉन में, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में टिल्ट होती है। और सेम मैं इसके नीचे के अगर एलिमेंट्स लूं तो यही पैटर्न हमें नीचे भी दिखता है। जहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं सोडियम की, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड एरोगॉन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, ये जो मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है ये पेयर टिल्ट करेगी। यहाँ पे सोडियम तो सबसे कम लगेगी एनर्जी, उसके बाद लगेगा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे फास्फोरस एंड सल्फर में टिल्ट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद सिलिकॉन कार्बन फैमिली है, देन फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली है, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सोबत भेटला नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। देन सिलिकॉन के बाद अब यहाँ पे आना तो चाहिए था फास्फोरस, पर आएगा सल्फर, ठीक है। देन फास्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो ये हो गई मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं। अगर मुझे यही इन्हीं एग्जाम्पल में पूछा गया
कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की ऑर्डर बताओ। तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ। सबसे पहले मुझे +1 लेना पड़ेगा, न्यूट्रल एटम लेना पड़ेगा, उसके बाद +1 लेना पड़ेगा, फिर +2 लेना पड़ेगा। तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से निकालना पड़ेगा, और जहां पे मेरे हाफ फील्ड फुल फील्ड है उनको मुझे पीछे रखना पड़ेगा, और जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से नहीं है उसको आगे रखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एग्जांपल हम करके देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन का जो ऑर्डर था वो भी किस तरह से है, लिथियम के पीरियड की तरह है। ठीक है, इस पीरियड में भी वही पैटर्न हमें शो हो रहा है। जनरली लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट कुछ जगह पे एक्सेप्शन से पेयर टिल्ट करती जा रही है, कुछ अलग अलग फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेरा थर्ड एग्जांपल, जहां पे मैं देखूंगा इसके नीचे वाला सेम कंसेप्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट जब बदल जाएगा तब मैं और अच्छे से उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे लिया पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, देन सेलेनियम, देन ब्रोमीन, देन क्रिप्टॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। ये कैल्शियम क्या होगा, जर्मेनियम की जगह जाएगा, इस तरह से आएगा। ये जो है सेलेनियम एंड आर्सेनिक, ये दोनों एक दूसरे में टिल्ट करते जाएंगे, और जो मेरा ऑर्डर आएगा वो पोटेशियम सबसे कम एनर्जी लगेगी, देन गैलियम की लगेगी, देन कैल्शियम की लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर सेम। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न सेम शो हो रहा था वही, फिर जर्मेनियम, फिर सेलेनियम, फिर आर्सेनिक, उसके बाद ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड एग्जांपल पीरियड में। अब हमने ग्रुप और पीरियड में तो एग्जांपल कर लिए हैं। मैं एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला एग्जांपल लेके देखता हूं, जहां पे मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तीनों को साथ लेके चलूंगा, और मुझे तीनों के आयनाइजेशन एनर्जी के आने वाले वैल्यूज को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ Z इफेक्ट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया वो एग्जांपल क्या है, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन चारों को आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ निकाल के, 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5। ठीक है, यहाँ पे 1s2 ये होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी रहेगा, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का एंड देन फ्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, देन फ्लोरीन आएगा। ये तो पैटर्न हो गया मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न हो गया। ठीक, पर देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है एंथैल्पी में क्या होता है। अब ये जो कार्बन है ये +1 बन गया है, ऑक्सीजन +1 बन गया, नाइट्रोजन +1, फ्लोरीन +1। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, 5 ही है। इसके पास इलेक्ट्रॉन अब 7 नहीं 6 है, सॉरी 8 नहीं 7 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 9 है। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नहीं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से लिखा है, 1s2 2s2 2p1, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p2, फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p4। अब देखो यहाँ पे सबसे इजी तो इलेक्ट्रॉन निकालना, अब इन दोनों का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें देखना है इन दोनों के बारे में। जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे हाफ फील्ड था, पर नाइट्रोजन यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन वहां पे हाफ फील्ड नहीं था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ फील्ड बन गया है। तो इसका मतलब होगा ये जो कार्बन है वो सबसे कम होगा, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर होगा, कार्बन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, सॉरी फिर ऑक्सीजन आएगा, इस तरह से ऑर्डर होगा। तो ये हो गया मेरा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो किस तरह से होगी,
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये होगी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सेम पैटर्न होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है। देखो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के बाद होगा कार्बन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, उसके बाद होगा फ्लोरीन। तो ये है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब वेरिएशन ऑफ एग्जांपल देखने को मिलेगा, तो ये आपको समझ में आया होगा वो। उसके बाद वाला एक एग्जांपल है जो एक्सेप्शन में गवर्न किया जाता है, पीरियड का है। ठीक है, थर्ड पीरियड है बोरॉन फैमिली, बाई का बात इंजेक्शन टोचाइला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, गैडोलियम, इंडियम, टेलुरियम। ठीक, यहाँ पे सबसे स्टेबल बोरॉन होगा। बोरॉन को टॉप टू बॉटम हमारी ग्रुप में बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप में। ठीक है, अब मैं ग्रुप का एग्जांपल है, ग्रुप में हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बोरॉन की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद देखो टेलुरियम की होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की होनी चाहिए पर होती है गैलियम की, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ठीक, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। ये क्यों होता है? लेंथेन एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये एक्सेप्शन है उसका। और एक एग्जांपल, अगर मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिया तो वो ऑर्डर जैसा है उसी तरह से आएगा। जैसे साइज बढ़ती है उसमें, जिस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी होता जाएगा। तो वो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मे बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही मैं स्टार्ट करूंगा। इस क्लास को थोड़ा सा मतलब गैप हुआ 2 दिन का, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। थैंक्स।